नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा है कि यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। जस्टिस यादव के इस बयान ने फिर से उस बहस को सतह पर ला दिया है कि देश संविधान से चलेगा या बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको न्यायपालिका की तस्वीर बहुत अच्छी तो नजर नहीं आएगी। सड़क अगर खराब हो तो आप उसी कीचड़ से होते हुए सड़क पार कर सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका का स्तर खराब हो गया तो आप किसी भी देश में सांस नहीं ले सकते हैं, आपके अधिकारों की रक्षा हो ही नहीं सकती। इतनी सी बात अगर समझ लेंगे और फिर उस परमात्मा के लिए वीडियो देखने लग जाएंगे जिसने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा है और जिससे पूछकर पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अयोध्या मामले में फैसला लिखा है, कहीं ऐसा ना हो आपको न्याय की जरूरत पड़े और कोर्ट आपसे कह दे गो टू परमात्मा, इधर मत आओ महात्मा। आज ही संसद भवन के परिसर में राहुल गांधी, मोदी और अदानी का मुखौटा लगाए दो लोगों से सवाल कर रहे हैं। इसके जरिए राहुल बताना चाहते हैं कि देश संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, देश दो लोगों के हिसाब से चल रहा है, बल्कि इन दो लोगों में से भी केवल एक के हिसाब से चल रहा है। अपने इस वीडियो में राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि इन दो में से अदानी मोदी के बॉस हैं, जो भी कहते हैं मोदी को वही करना पड़ता है। जस्टिस शेखर यादव के बयान को आप राहुल गांधी के इस वीडियो के संदर्भ में देखेंगे तो कुछ और भी दिखेगा। अदानी पर लगे आरोपों की जांच संविधान के तहत बनी एजेंसियों से होनी चाहिए या बहुसंख्यक के वोट से जीत कर आए नरेंद्र मोदी की मर्जी से नहीं होनी चाहिए। क्या बहुसंख्यक की इच्छा में यह भी शामिल है कि अदानी के मामले में आरोप चाहे जितने लग जाएं, जांच कभी नहीं होगी? इसीलिए तो ये लड़ाई रोज की हो चुकी है। राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर आते हैं, अब टी शर्ट पर भी लिखा हुआ है मोदी अदानी मिलकर देश के साथ क्या कर रहे हैं। देश संविधान के हिसाब से चल रहा है या नहीं, यह लड़ाई रोज की होती है, मगर एक नकली लड़ाई खड़ी की जा रही है कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। शुरू में ही यह वीडियो दिखाने का इतना सा ही मतलब है कि क्या इस देश का आम आदमी जानता भी है, समझ भी सकता है कि देश किसके हिसाब से चल रहा है। जिस पार्टी को वोट करता है, अगर वो पार्टी किसी एक उद्योगपति या उद्योगपतियों के किसी छोटे गिरोह के हिसाब से काम करने लग जाए, तब जनता क्या करेगी और कहां जाएगी? ज्यादातर हिंदू EMI पर घर खरीदते हैं, मुसलमान भी खरीदते होंगे। अगर वे इस आधार पर कहें कि EMI देने वाले बहुसंख्यक हिंदू चाहते हैं कि EMI नहीं देंगे, तो क्या उन्हें बहुसंख्यक मानकर उनकी इस इच्छा का सम्मान होगा? नहीं होगा। ऐसे सम्मान होने लग जाए तो एक ही दिन में बैंक के बैंक डूब जाएंगे। इसीलिए तो एक व्यवस्था बनाई गई है, उसे चलाने के लिए संविधान बनाया गया है, कानून के तरह तरह के प्रावधान बनाए गए हैं। इसे इस तरह से समझिए और देखिए, बहुसंख्यक की इच्छा सर्वोपरि हो जाएगी तो व्यक्ति की इच्छा पीछे रह जाएगी, व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान नहीं रह जाएगा और तब फिर संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, प्रावधान नहीं रह जाएगा। यह भी याद रखिएगा कि बहुसंख्यक के नाम पर फांसीवाद अक्सर संविधान का सहारा लेता है, कानून बनाकर ही आपके अधिकार खत्म करता है। तो इन दो बातों को याद रख लेंगे, आगे की बहस को समझने में आसानी होगी। अगर बहुमत की इच्छा से ही देश को चलना था, तब फिर संविधान बनाने की जरूरत क्या थी? यह संविधान सभा की बहसों का संकलन है। आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी किताबें उन बहसों से बन गई हैं। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या शुरू में 294 थी, जो बाद में 288 रह गई। अलग अलग समुदाय, प्रांत, भाषा समूहों के सदस्यों ने भारत के संविधान को लेकर 31 अक्टूबर 1947 से 26 नवंबर 1949 के बीच बहस की, कई प्रस्ताव रखे, संशोधन पेश हुए, बहुमत से सब कुछ पारित हुआ। जब बहुसंख्यक की इच्छा से ही देश को चलाना था, तब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसकी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत थी? जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां। कनक तिवारी ने अपनी किताब संविधान एक शिनाख्त में लिखा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया था कि संविधान बनाने के काम में उस जमाने में 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। एक निहायत ही गरीब देश ने इतना पैसा और इतना समय उस पवित्र किताब के बनाने पर क्यों खर्च किया, जब उस देश को आगे चलकर बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार ही चलना था? यह सब इसलिए किया गया ताकि देश किसी की इच्छा से नहीं, संविधान की मूल भावना से चले। जैसे ही संविधान की मूल भावना पर आप बहुसंख्यक की इच्छा लाद देते हैं, आप संविधान की बुनियाद पर चोट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार कहा है, संविधान की बुनियाद नहीं बदली जा सकती है, बेसिक कैरेक्टर स्थिर रहेगा। फिर जस्टिस शेखर यादव बहुसंख्यक की इच्छा से देश चलने की बात क्यों कर रहे हैं? वे नेता या सांसद तो नहीं हैं, वे एक संवैधानिक व्यक्ति हैं, तो उनके हिसाब से देश हर हाल में संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए, जिसने सबको, हर व्यक्ति को बराबर अधिकार दिए हैं। इस देश में बहुसंख्यक कौन है? आप तुरंत कहेंगे हिंदू हैं। इसमें गलत भी नहीं है, लेकिन उस हिंदू के भीतर बहुसंख्यक कौन होगा? क्या उस बहुसंख्यक की इच्छाएं हिंदू होने के आधार पर तय की जाएंगी? तब फिर किसानों को क्या समझा जाएगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसे दिए गए। 11 करोड़ किसानों की संख्या तो कम नहीं होती, लेकिन उन्हें तो कभी बहुसंख्यक या उनकी इच्छा को कभी बहुसंख्यक की इच्छा नहीं माना गया, ना उनका सम्मान किया जा रहा है। क्या किसानों के अलावा भारत में किसी और पेशे का इतना बड़ा समूह है जो इतने वर्षों से, इतने महीनों से बार बार आंदोलन कर रहा है? सरकार कह सकती है कि हम नहीं मानते कि सभी 11 करोड़ किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन वही सरकार हिंदू या बहुसंख्यक इच्छा के नाम पर ऐसा कभी नहीं कहेगी कि कुछ लोग उससे सहमत नहीं। क्यों? जबकि सभी हिंदू उसकी बातों से सहमति तो रखते नहीं। उसके लिए किसी एक मस्जिद पर किसी एक हिंदू संगठन का दावा पूरे हिंदू समाज का दावा हो जाता है, लेकिन एमएसपी की गारंटी की मांग पूरे किसानों की मांग नहीं होती। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? इस वीडियो को दोबारा चलाकर देखिएगा। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन वापस लेने के लिए कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक कमेटी बनाएंगे और फिर उसकी गारंटी पर कदम उठाएंगे। किसानों ने भी आंदोलन वापस लिया। उसके बाद किसान कितनी बार एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक गारंटी नहीं मिली। संसद सत्र के दौरान फिर से उनका आंदोलन शुरू हो चुका है। उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है, जबकि एक पेशे के 11 करोड़ लोगों की इच्छा का सम्मान नहीं हो रहा है। तब फिर किस बहुसंख्यक की इच्छा से देश को चलाने की बात हो रही है? संविधान ने अधिकार नागरिक को दिया है, किसी धर्म को नहीं दिया। जज को कहना चाहिए कि उनका काम यह देखना है कि नागरिक का अधिकार सुरक्षित है या नहीं, वही सर्वोपरि है। जब संविधान ने इसकी गारंटी दी है कि राज्य किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो क्या बहुमत की इच्छा का सम्मान अपने आप में भेदभाव नहीं है? जस्टिस शेखर यादव हाईकोर्ट के जस्टिस हैं। क्या उन्हें ऐसी बात कहनी चाहिए कि देश बहुसंख्यक की इच्छा के हिसाब से चलेगा? वैसे तो जस्टिस शेखर के भाषण के दूसरे हिस्सों को लेकर भी बहस हो रही है, आपत्तियां जताई जा रही हैं, चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या एक जस्टिस को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए? क्या उन्हें अपनी धार्मिक और राजनीतिक आस्था का प्रदर्शन इस तरह से करना चाहिए? क्या विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाने से इस रूप में नहीं देखा जाएगा कि उनका राजनीतिक लगाव हो सकता है, धार्मिक लगाव के कारण भी वे वहां जा सकते हैं? क्या इस तरह के विवाद नहीं होंगे? ठीक है कि जस्टिस शेखर यादव कुछ भी छिपा नहीं रहे हैं,
लेकिन क्या इस तरह की निष्ठा या किसी भी तरह की नजदीकी ऐसे संगठनों से उन्हें रखनी चाहिए बतौर जस्टिस? अगर न्यायपालिका के सदस्य विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस से जुड़े संगठनों के कार्यक्रम में जाने लगेंगे, रिटायरमेंट के बाद बीजेपी के टिकट पर सांसद बनने लग जाएंगे, तब फिर क्या बचा रह जाएगा? लोग न्याय के लिए विश्व हिंदू परिषद के दफ्तरों के चक्कर लगाने लग जाएंगे। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? जस्टिस यादव की बात में कोई समस्या आप देख पा रहे हैं? हमें पता है कि आप इन दिनों बहुत परेशान हैं, नौकरी मिल नहीं रही और सैलरी बढ़ नहीं रही, काम के घंटे बढ़ते जा रहे हैं, केस मुकदमा से लेकर 100 अलग परेशानियों से आप घिरे हैं और अपनी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कबूतरों को दाना खिला रहे हैं ताकि ग्रहों का प्रकोप कम हो। लेकिन अगर जज, जस्टिस इस तरह के संगठनों के कार्यक्रम में शामिल होने लग जाएंगे तो क्या आप यह बात समझ पा रहे हैं कि आप पर किस तरह की मुसीबत आने वाली है? बताइए, दिल्ली की जनता बेहद खराब हवा में सांस ले रही है। क्या हवा को साफ करने की इच्छा का सम्मान सरकार ने किया? उसे बहुमत की इच्छा माना? बहुसंख्यक के नाम पर कबूतरों को दाना डाला जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो भी काम होता है वह संविधान के अनुसार होता है। कोई भी कोर्ट संविधान के प्रावधानों से बना है, ना कि बहुसंख्यक की इच्छा से। लेकिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव कहते हैं कि देश बहुमत की, बहुसंख्यक की इच्छा से चलेगा, तब चिंता की बात है। लाइव लॉ ने उनके बयान को इस तरह कोट किया है, जिसका अनुवाद है, मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि यह हिंदुस्तान है, यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार काम करेगा। यही कानून है। आप नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज के रूप में यह बात कह रहे हैं। कानून बहुसंख्यक के हिसाब से काम करता है। परिवार या समाज के संदर्भ में देखिए, बहुसंख्यक का जिससे कल्याण होता है या जिससे उसे खुशी होती है वही स्वीकार किया जाएगा। बहुसंख्यक की जिसमें खुशी होगी वही स्वीकार किया जाएगा। क्या आप ऐसी न्यायिक संवैधानिक व्यवस्था चाहते हैं? क्या वाकई इसमें आपको कोई आपत्ति नजर नहीं आती? इलाहाबाद हाईकोर्ट का गठन बहुसंख्यक की खुशी के हिसाब से काम करने के लिए नहीं हुआ है संविधान के हिसाब से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। कोर्ट का काम बहुसंख्यक की इच्छा के हिसाब से फैसला देना नहीं है। तब तो हर जगह भीड़ कोर्ट के बाहर खड़ी हो जाएगी और भीड़ अपने आप को कोर्ट के रूप में घोषित कर देगी और उसे ही बहुसंख्यक की इच्छा मान लिया जाएगा। कोर्ट इन सब बातों के लिए नहीं बना है। इसके लिए बना है कि संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, एक एक नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं, उसके हिसाब से उस नागरिक की रक्षा हो रही है या नहीं। बड़ा सवाल यह भी है कि भारत में कितने ही लोग इस बात को समझ पाएंगे जो जस्टिस शेखर यादव ने कही है। उन्हें लगेगा कि हिंदुओं की इच्छा की बात हो रही है और इसमें कोई खराबी नहीं। लग सकता है बहुत सारे लोगों को। हर आदमी इस बात को समझने के लायक नहीं है। जब 8वीं का छात्र इस देश में 5वीं की अंग्रेजी या गणित के सवाल हल नहीं कर सकता है तो वह कैसे समझ जाएगा कि बहुमत और बहुसंख्यकवाद में क्या अंतर होता है। मुमकिन है कई लोगों को इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आए कि देश बहुसंख्यक की इच्छा से चलना चाहिए। अभी तो यही बहस हो रही है कि देश संविधान से चल रहा है या नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की किताब के आगे शीश नवाया, यही भरोसा दिलाने के लिए कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, उन्हें जो बहुमत मिला है उसके हिसाब से नहीं। संविधान कभी नहीं बदला जाएगा, ये आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन संवैधानिक पद की शपथ लेकर न्याय करने के पद पर बैठे जस्टिस शेखर यादव कहते हैं देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। तब किसी के मन में यह भरोसा न्यायपालिका के प्रति हिल सकता है कि क्या जज भी अपना फैसला बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार देने लग जाएंगे। तब फिर संविधान का क्या काम रह जाएगा। अगर जज अपना फैसला इस आधार पर देंगे या फैसले के जरिए बहुसंख्यक की इच्छा को दूसरों पर थोपने लग जाएंगे तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस संविधान का क्या मतलब रह जाएगा, जिसकी किताब के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर झुका रहे हैं।
हो सकता है बहुत से लोग इस बयान का समर्थन कर दें कि बहुसंख्यक मतलब हिंदू और हिंदुओं की इच्छा के हिसाब से यह देश चलेगा। उन्हें नहीं पता कि बहुसंख्यक का हिस्सा होने के लिए आपको अपनी इच्छाओं की हत्या करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ एक इच्छा को स्वीकार करना होगा जिसे बहुसंख्यक के नाम पर पार्टी हाई कमान द्वारा तय कर दिया जाएगा। क्या आप ऐसा चाहेंगे? इस भ्रम में मत रहिए कि आप हिंदू हैं तो इसी नाते बहुसंख्यक का हिस्सा मान लिए जाएंगे। 2 हिंदू, 3 हिंदू या 5 हिंदू अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से वही हिंदू बहुसंख्यक का हिस्सा माना जाएगा जो विश्व हिंदू परिषद के हिसाब से सोचेगा, बीजेपी और आरएसएस की हां में हां मिलाएगा। अगर आप इन सब से अलग सोचेंगे, इनकी नीतियों का विरोध करेंगे, तब आप हिंदू होते हुए भी अल्पसंख्यक में बदल दिए जाएंगे। आपको पुलिस फर्जी केस में फंसा देगी, जेल में डाल देगी, लेकिन जैसे ही आप अजीत पवार की तरह बीजेपी में आ जाएंगे, पुलिस केस बंद भी कर देगी। अजीत पवार भी एक हिंदू हैं। अब आप अपनी आंखों से देखकर बताइए, उनके मामले में देश बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार चल रहा है या बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी के हिसाब से? क्या इस देश के सभी हिंदुओं की इच्छा है कि अजीत पवार के खिलाफ आयकर विभाग ने जो केस दर्ज किया था, 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी, वह केस बंद हो जाए, संपत्ति वापस कर दी जाए? ऐसा इस देश के सभी हिंदुओं ने, सभी बहुसंख्यकों ने कब कहा? किस माध्यम से अपनी यह इच्छा जाहिर की? क्या अजीत पवार को लेकर बहुसंख्यक या हिंदुओं के बीच कोई मतदान हो गया था? तो बहुसंख्यक की इच्छा कैसे तय होगी? बहुसंख्यक कैसे तय होगा? यह ऐसा सवाल है कि हाउसिंग सोसाइटी की मीटिंग में फूं फां करने वाला अंकिल भी कुर्सी से घुलट जाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा। बहुसंख्यक और बहुमत में जमीन आसमान का अंतर होता है। यह याद रखिएगा कि आप जैसे ही बहुसंख्यक की इच्छा के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी का विरोध करेंगे, आप हिंदू होते हुए भी अल्पसंख्यक मानकर ठिकाने लगा दिए जाएंगे। ऐसे में आपको केवल और केवल संविधान बचाएगा। उसके तहत आपको एक नागरिक के नाते जो अधिकार मिले हैं वह बचाएगा। संविधान में कोई प्रावधान ऐसा नहीं जो बहुसंख्यक के आधार पर आपकी रक्षा करे। फर्ज कीजिए आप एक हिंदू हैं और आपकी जमीन पर कोई दबंग कब्जा कर लेता है। वह भी हिंदू है जो बीजेपी का नेता है या विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता। दिन रात हिंदुओं की रक्षा के नारे लगाने वाला वह नेता जब आपकी जमीन पर कब्जा कर लेगा तो उससे अपनी जमीन कैसे बचाएंगे? अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं हुआ, 1000 के बदले 10,000 रुपए वसूल लिए गए, तब भी आप हिंदू होते हैं। अस्पताल भी हिंदू का होता है, तब तो कोई नहीं कहता कि बहुसंख्यक की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। फला वेंटिलेटर पर जो हिंदू अंतिम सांस ले रहा है उसकी फीस आधी कर देनी चाहिए या वाजिब ही लेनी चाहिए। जब अस्पताल वाला बीमा की राशि से वसूली करेगा, झूठे बिल बनाएगा, तब क्या आप हिंदू या बहुसंख्यक होने के नाते खुद की रक्षा कर लेंगे या नागरिक होने के नाते कोर्ट में जाएंगे कि आपके साथ गलत हो रहा है? संविधान बनाने वाले जानते थे कि बहुसंख्यक होने के बावजूद भी आपके अधिकारों का हनन हो सकता है। इसलिए उन्होंने धर्म के आधार पर आपको अधिकार नहीं दिया, बल्कि नागरिक के नाते दिया। भारत की अधिकांश आबादी वंचित समाज से आती है, दलित, पिछड़े, आदिवासी। वही अपने आप में बहुसंख्यक हो जाते हैं, लेकिन बहुसंख्यक होने के बाद भी उनका हक मारा जाता है। हम सभी जानते हैं कि अल्पसंख्यक होते हुए भी अपर कास्ट ने समाज के हिस्से का लंबे समय तक और यहां तक कि आजादी के बाद भी दमन किया है। बहुसंख्यक के भीतर इस बहुसंख्यक की बात होने पर सब मैदान छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? द हिंदू की खबर है, देश के 8 IIT और 7 IIM में 80% फैकल्टी जनरल कैटेगरी से है। 2 IIT और 3 IIM में 90% फैकल्टी जनरल कैटेगरी से। अलग अलग RTI से जानकारी सामने आई है। नियम तो यही है कि 27% सीटें OBC के लिए और 15% अनुसूचित जाति के लिए और 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हों। दलित और पिछड़े नेता कब से मांग कर रहे हैं,
उनके समाज का इन संस्थाओं में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अपर कास्ट जो अल्पमत में है वही इन पदों पर बहुमत में है। इस कारण भी पिछड़े समाज के नेता अपनी संख्या की गिनती के लिए जाति की गणना की मांग कर रहे हैं, मगर मोदी सरकार राजी नहीं। इस देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी कहते हैं उनकी गिनती की जाए ताकि पता चले कि बहुसंख्यक हिंदू में बहुसंख्यक कौन है। यहां तक कि आदिवासी भी अलग से सरना कोड की मांग कर रहे हैं। क्या जस्टिस शेखर यादव इस बहुसंख्यक की इच्छा की बात कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। कम से कम उनके भाषण के तत्वों और संदर्भों से तो ऐसा ही लगता है। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, घटिया सैलरी मिल रही है, सैलरी बढ़ती नहीं। क्या आप बहुसंख्यक के नाम पर सैलरी बढ़वा सकते हैं, अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं? विश्व हिंदू परिषद क्या आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएगा? तो बहुसंख्यक के अधिकारों की बात केवल धर्म के नाम पर ही क्यों की जाती है? यह तो अब वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही साफ करना होगा कि देश कैसे चलेगा, संविधान के हिसाब से या जस्टिस शेखर यादव की धारणा के हिसाब से, बहुसंख्यक की इच्छा के हिसाब से। बहुसंख्यक का मतलब हिंदू से ही है। फिर भी एक बार पूछ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुसंख्यक का क्या मतलब है? अगर सभी भारतीय हैं तो भारतीय की इच्छा के अनुसार चलेगा या केवल बहुसंख्यक ही भारतीय माने जाएंगे, बाकी नहीं? बहुसंख्यक की इच्छा क्या होगी, इस पर भी बहस होनी चाहिए। क्या वो इच्छा केवल धर्म से संबंधित है या रोजगार से भी है? यह भी तो हो सकता है कि बहुसंख्यक की इच्छा जाग जाए कि उसके बच्चे भी बीजेपी के नेताओं के बच्चों की तरह विदेश पढ़ने जाएं। क्या उनकी इन इच्छाओं का सम्मान होगा? देश चलेगा? जो अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और नौकरी के अवसर मांगता हो, क्या उसकी इच्छा का सम्मान होगा या केवल धर्म से जुड़े मुद्दे को बहुसंख्यक की इच्छा माना जाएगा? यह सवाल आपके सामने है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था संविधान सभा में 90% सनातनी थे। पहली बात तो यह है कि संविधान सभा ने कभी इस तरह से खुद की पहचान नहीं की। इस पहचान से ऊपर उठकर सबने संविधान बनाया। अगर वे सब हिंदू सनातनी थे तब भी उन्होंने एक ऐसे संविधान को बनाया जिसका स्वरूप धर्म और संख्या की राजनीति से बिल्कुल भिन्न था। जस्टिस शेखर यादव की दूसरी बातों पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनका एक बयान है जो मैं कोट कर रहा हूं। कहते हैं, यदि आप कहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत कानून इसकी अनुमति देता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक महिला को भरण पोषण मिलेगा, द्विविवाह की अनुमति नहीं होगी और एक पुरुष की केवल एक पत्नी होगी, 4 पत्नियां नहीं। यदि एक बहन को भरण पोषण मिलता है और दूसरी को नहीं तो यह भेदभाव करता है जो संविधान के विरुद्ध है। इस बयान में 4 पत्नियों वाली बात पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। मोदी सरकार के समय में ही यानी 2019 से 2021 के बीच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ। इसके अनुसार एक से अधिक पत्नी होने की प्रथा हिंदुओं में भी पाई गई। 1.3% हिंदू, 1.9% मुस्लिम पुरुषों की एक से अधिक पत्नी। यह आंकड़ा बताता है कि सभी मुसलमानों की 4 पत्नियां नहीं हैं, केवल 1.9% मुस्लिम पुरुषों की एक से अधिक पत्नियां हैं। और एक से अधिक पत्नी की प्रथा केवल मुसलमानों में नहीं, हिंदुओं में भी है। मुंबई की एक संस्था है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। इसने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 15 साल के आंकड़ों का अध्ययन कर बताया है। कहा है कि व्यापक रूप से देखेंगे तो भारत में एक से अधिक पत्नी होने की प्रथा में कमी आई है और ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो भी हिंदुओं में भी यह प्रथा अधिक देखी गई है। 2009 में टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए दिव्या ए ने एक रिपोर्ट लिखी। इसमें उन्होंने लॉ कमीशन और पुरानी जनगणना के आधार पर बताया था हिंदुओं में इस प्रथा का काफी प्रचलन रहा है। 1971 की जनसंख्या में 1 करोड़ हिंदुओं और 12 लाख मुसलमानों की एक से अधिक पत्नी पाई गई थी। लेकिन गोदी मीडिया और ऐसे कार्यक्रमों के जरिए 24 घंटा आपको बताया जाएगा मुस्लिम पुरुषों की 4 पत्नियां होती हैं, ताकि आपको लगे कि समस्या आपकी नौकरी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, घटिया पढ़ाई नहीं है, बेढब अस्पताल नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि मुस्लिम पुरुष की 4 शादियां हो रही हैं, जिसे रोकना आपका काम है। ये बहुत जरूरी काम है। जबकि आपने देखा आंकड़े कुछ और कहते हैं। जस्टिस शेखर यादव की बातों को लेकर बहस हो रही है, लेकिन आप इस मुद्दे को, इस बहस को किस तरह से देख रहे हैं?
रील छोड़कर जरा ध्यान दीजिए। महंगाई ने आपको खोखला कर दिया है। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लायक नहीं रहे, ईएमआई भरी नहीं जा रही और आपको झोंका जा रहा है इस बहस में कि देश बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार चलेगा। पहले बहुसंख्यक होने का मतलब तो समझ जाइए। उससे भी पहले यही समझ लीजिए आपकी अपनी इच्छा क्या है। बेटे को नौकरी में लगाना या भारत खोदो योजना के तहत मस्जिद खोदने के काम में लगा देना। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।